हाय वेलकम बैक टू दिस चैनल एवरीवन। सो आज का जो टॉपिक है दैट इज इंडियन इकोनॉमी और जिसमें हम एनसीईआरटी कवर करने वाले हैं। सो बेसिकली ये एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 2 है। ठीक है, जो आपको 1950 से लेकर 1990 तक बताएगा कि इंडियन इकोनॉमी में क्या हुआ है। क्योंकि अब आपने जैसे यूपीएससी जो है ना, उसका अगर आपने 24 का पेपर देखा होगा तो वहां पर जो भी हमने हमारे क्वेश्चंस थे वो बेसिकली बहुत बेसिक से क्वेश्चंस थे। ठीक है, तो अगर हमें बेसिक्स आते हैं तो सिमिलरली हम लोग क्या है क्वेश्चंस जो है वो आंसर बेटर कर पाएंगे। सो बेसिकली हमें क्या करना है कि अपने जो बेसिक्स हैं वो स्ट्रॉन्ग करने हैं। तो अब मैंने ये पूरा चैप्टर कवर करा है इसमें इंडियन इकोनॉमी का 1950 से लेके 1990 तक। और मैंने हर मतलब जो भी चीजें हैं मेन मैंने उनके स्निप्स लिए हुए हैं। आई नॉट जस्ट रीड देम आउट बट मैं आपको एक मेन आइडिया दूंगी कि है क्या। ठीक है, सो लेट अस बिगिन विद दिस चैप्टर। देखो, सबसे पहले हमें पता है कि हमें इंडिपेंडेंस कब मिली है 15 अगस्त 1947 में। ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या है कि जो हमारे लीडर्स थे उनके सामने एक बहुत मेजर क्वेश्चन था कि हमारा इकोनॉमिक सिस्टम जो है वो क्या होने वाला है। तो हमारा इकोनॉमिक सिस्टम क्या होने वाला है ये उनके सामने क्वेश्चन था। जैसे जो जवाहरलाल नेहरू थे, यहाँ पे लिखा हुआ है कि वो किसके फेवर में थे, वो बहुत ज्यादा फेवर में थे सोशलिज्म के। राइट। बट क्या हुआ था कि जैसे देखो, जो हमारा सोवियत यूनियन है, ठीक है, आप लोगों को पता होगा, जैसे जो लोग ह्यूमैनिटीज बैकग्राउंड के हैं दे माइट नो कि सोवियत यूनियन जो है वो आपका जो है रशिया बेसिकली, जो उसका सबसे लार्जेस्ट पार्ट था। राइट। वो पहले सोवियत यूनियन कहलाया जाता था। बट एक कोल्ड वॉर करके वॉर हुई थी बिटवीन द यूनाइटेड स्टेट्स एंड सोवियत यूनियन, जिसमें सोवियत यूनियन जो है वो इट वाज बिकॉज कि जो सोवियत यूनियन है वो डिसइंटीग्रेट हो गया था। ठीक है, सो इसकी वजह से अब यहाँ पर क्या है कि जब हम जवाहरलाल नेहरू की बात कर रहे हैं तो ही वॉज इन फेवर ऑफ सोशलिज्म। उन्होंने कहा कि भाई मुझे सोशलिज्म चाहिए, आई लाइक दिस कॉन्सेप्ट सोशलिज्म। ठीक है, आप लोगों ने अब डिफरेंट डिफरेंट कॉन्सेप्ट पढ़े होंगे कि एक हमारा कैपिटलिज्म का कॉन्सेप्ट है। ठीक है, और एक हमारा सोशलिज्म का कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो ये हमारे दो तरीके के कॉन्सेप्ट्स हैं। तो हमारे जो नेहरू जी हैं वो कह रहे थे कि मुझे सोशलिज्म चाहिए। सोशलिज्म क्या है, जहां पर हर एक चीज जो है वो स्टेट कंट्रोल्ड है। राइट। तो यहाँ पर है ऑल द फैक्ट्रीज एंड फार्म्स इन द कंट्री वो ओन्ड बाय द गवर्नमेंट। राइट। तो अगर आप देखो यहाँ पर कि सोवियत यूनियन जो है वो यही फॉलो कर रहा था, जिसमें सारी फैक्ट्रीज और जो आपके फार्म्स है कंट्री में वो गवर्नमेंट ओन करती है। मतलब आपके जो भी प्रोडक्शन है, जैसे हम लोग इकोनॉमिक्स में हमारा एक बेसिक ये रहता है कि हम लोग क्या करेंगे, हम लोग ये चीजें हैं कि हमारा जो भी सब कुछ है वो मार्केट फोर्सेस पे डिपेंड करता है। बट यहाँ पर इट्स नॉट रनिंग ऑन द मार्केट फोर्सेस, यहाँ पर एवरीथिंग इज डिसाइडेड बाय द गवर्नमेंट। सो नेहरू जी जो थे ही वाज इन फेवर ऑफ सोशलिज्म, वेयर एज कैपिटलिज्म अगर आप में से किसी को पता हो तो डू लेट मी नो। बट आई टेल यू कि यूएस जो है वो क्या है, बेसिकली दैट्स अ कैपिटलिस्ट कंट्री। ये हमेशा से मतलब कैपिटलिज्म जो है इट इज फॉलोइंग। कैपिटलिज्म में क्या है, हर कुछ जो है दैट इज मार्केट कंट्रोल। ठीक है। बट जो हमारा इंडिया है, ऑन द ईव ऑफ 15 अगस्त 1947 हमें पता था कि हमें इंडिपेंडेंस मिल रही है। राइट। बट बेसिकली ये चीज थी कि इंडिया जो था वो एक ऐसी कंट्री थी एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम जो शायद कैपिटलिज्म एज एज एन इकोनॉमिक सिस्टम अडॉप्ट नहीं कर पाता। तो ये जो दोनों है ना, कैपिटलिज्म एंड सोशलिज्म, ये आपके इकोनॉमिक सिस्टम्स है, यहाँ पे गिवन है इकोनॉमिक सिस्टम्स। सो दीज आर द इकोनॉमिक सिस्टम्स। सो बेसिकली जो हमारी कंट्री है, हमारा इंडिया है, ठीक है, वो एज अ सिस्टम कैपिटलिज्म अडॉप्ट नहीं कर पाता। क्यों? क्योंकि वहां पर सब कुछ मार्केट कंट्रोल्ड है। तो वहां जब हमारा पार्टीशन हुआ है, तो आपने अगर से फॉर एग्जाम्पल भाग मिल्खा भाग देखी होगी, है ना, भाग मिल्खा भाग वो है, उसमें दिखाया है कि पार्टीशन के टाइम पे कितने सारे लोगों को मार दिया जाता था। एंड भाग मिल्खा भाग में एक सीन भी है जहां पर ही यूज टू लिव इन दैट काइंड ऑफ टेंट, जहाँ पे लोगों के पास घर नहीं थे क्योंकि वो पाकिस्तान से इस साइड पर आए थे बॉर्डर के, है ना। सो दिस वाज वन थिंग दैट यूज टू हैपन। नाउ व्हाट हैपन कि हम लोग कैपिटलिज्म की तरफ भी नहीं मूव कर सकते, क्योंकि हो सकता है कि जिन लोगों के पास बहुत सारा पैसा था वो सरवाइव कर जाते, बट व्हाट अबाउट अदर पीपल, जो इतने करोड़ों लोग बेघर हुए हुए पड़े थे, उनका क्या होता। सो दिस वॉज अ वेरी मतलब ये एक ऐसी काइंड ऑफ सिचुएशन थी जिसने सब लोगों को बहुत ज्यादा परप्लेक्स कर दिया था, मतलब सब लोगों को बहुत ज्यादा कंफ्यूज कर दिया था।
ठीक है, आगे चलते हैं। अब देखो यहाँ पर मैंने ये पूरे सिस्टम्स डिवाइड कर, मतलब सिस्टम्स का पूरा लगाया हुआ है चार्ट की है क्या। तो देखो सबसे पहले जब हम मार्केट फोर्सेस के बेसिस पे चलते हैं, मार्केट फोर्सेस, सप्लाई और डिमांड, कि जितनी सप्लाई है अगर आप उतनी ही डिमांड के अकॉर्डिंग चल रहे हो, तो हम लोग ये वाला जो सिस्टम है, ये इसमें हम क्या फॉलो करते हैं, वी फॉलो द कैपिटलिज्म सिस्टम। ठीक है, तो कैपिटलिज्म है ये बेसिकली, राइट। जहां पर नेहरू ने क्या कहा कि आर फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर दैट द ग्रेटर मेजोरिटी ऑफ पीपल वुड बी लेफ्ट बिहाइंड, जो अभी मैंने आपको बताया है। सिमिलरली ही वाज इन द फेवर ऑफ सोशलिस्ट, जहां पर सोशलिस्ट में क्या था कि हर कोई, मतलब जो हमारे सारे मार्केट है या फिर हमारे जो भी फार्म्स है या कुछ भी है, वो क्या कर रहा है, गवर्नमेंट कर रहा है। बट उसकी एक बहुत, मतलब सुनने में इट फील्स फाइन कि दिस इज वन थिंग, बट एक चीज जो बहुत मेजर होती है इस चीज की, कि हो सकता है कि इन फ्यूचर जो लोग हैं वो आगे डेवलप या फ्लरिश ना कर पाए, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, गवर्नमेंट इज प्रोवाइडिंग एवरीथिंग, लोगों के पास अपना कोई सिस्टम नहीं है, लोग अपने आप कुछ थ्राइव नहीं कर पाएंगे, राइट। सो दिस इज वन थिंग जहां पर सोशलिज्म में भी एक काइंड ऑफ चीज आ जाती है। ठीक है, अब उसके बाद देखो कैपिटलिज्म जो है, हम कैपिटलिज्म का में एक चीज देख सकते हैं कि अगर आप देखो अभी हमारे मैक्स करके एक वो है, हॉस्पिटल्स, मैक्स के हॉस्पिटल्स है ना, मेट्रो के हॉस्पिटल्स हैं, तो ये डिफरेंट डिफरेंट आपके प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं। तो अगर हमारा कैपिटलिज्म सिस्टम होता, तो सिर्फ ये जो हॉस्पिटल्स हैं, ये क्या होते, ये सिर्फ उन लोगों को होते जो पैसे दे पाते, और पैसे कौन, अमीर लोग दे पाते। वेयर एज अब जैसे हमारे बहुत सारे डिफरेंट हैं, जैसे हमारा एम्स का हॉस्पिटल है ना, या फिर वी से दैट RML है, राम मनोहर लोहिया, दिस इज व्हाट आई एम टेलिंग यू अबाउट, बेसिकली दिल्ली राम मनोहर लोहिया है ना। तो वी हैव डिफरेंट काइंड्स ऑफ हॉस्पिटल्स यहाँ पे, जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं। तो अगर हमारे पास मतलब सोशल सिस्टम होता, तो हो सकता है कि मैक्स एंड मेट्रो होते ही ना, सिर्फ ये वाले होते। अब हमारी कंट्री में दोनों काइंड ऑफ हॉस्पिटल्स हैं, तो हम ना तो गए सोशलिज्म की तरफ, ना तो गए कैपिटलिज्म की तरफ, हम कहाँ गए, मिक्स्ड इकोनॉमी, हम मिक्स होके चले। ठीक है, ऐसा होता है कि एट टाइम्स आप लोगों को दो चीजें आपके पास, से फॉर एग्जांपल आई गिव यू अ चीज केक, एंड से फॉर एग्जांपल आई गिव यू अ ब्लैक फॉरेस्ट पेस्ट्री। अब यू वांट बोथ ऑफ देम, तो आप क्या करोगे, दोनों का आधा आधा ले लोगे। सो दिस इज व्हाट इंडिया डिड मिक्स्ड इकोनॉमी के टाइम पर, कि उसने क्या किया, उसने बेसिकली दोनों में से जो भी एलिमेंट्स थे वो ले लिए। ठीक है, अब अगर इसको हम स्कूल्स की तरीके से समझें, कि देखो जैसे आप स्कूल में हो अभी, ठीक है, हो सकता है कि some people who are listening to this may belong to some private kind of school, some people who are listening to this video may belong to some kind of government school। ठीक है, तो अगर से फॉर एग्जांपल हमारी कंट्री में सिर्फ कैपिटलिज्म होता, तो सिर्फ प्राइवेट स्कूल्स होते। ठीक है, वेयर एज अगर सिर्फ सोशलिज्म होता, तो हमारे पास गवर्नमेंट स्कूल्स होते, प्राइवेट स्कूल्स होते ही नहीं। बट हमारी कंट्री में प्राइवेट भी है और गवर्नमेंट स्कूल्स भी है। प्राइवेट फॉर द पीपल हु डू नॉट वांट टू पुट देयर किड्स इनटू गवर्नमेंट स्कूल, एंड गवर्नमेंट फॉर दोस पीपल हु डू नॉट वांट टू गो टू प्राइवेट स्कूल। ठीक है, तो ये दोनों चीजें हैं, राइट। तो हमारे यहाँ पे दोनों है, सो वी आर फॉलोइंग अ मिक्स्ड सिस्टम, हम एक मिक्स्ड सिस्टम फॉलो कर रहे हैं, एज सिंपल एज दैट, राइट। आई थिंक आई एम क्लियर टू यू ऑल। आगे चलते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे। तो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो है वो आपका इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन के बारे में है। इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन जो है, हमें ये याद रखना है कि इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन जो है वो 1948 का है, क्योंकि हो सकता है कि आप लोगों को किस में आ जाए, इट दे कैन आस्क यू दिस इन फॉर्म ऑफ से, कि आप क्रोनोलॉजी में अरेंज करो, कि आपकी IPR जो है, इंडियन पॉलिसी रेजोल्यूशन जो है, वो पहले आया, या आपके 5 ईयर प्लान, FYP लिखते हैं हम 5 ईयर प्लान को, 5 ईयर प्लान पहले आए। सो ऑब्वियसली आपने अब देख लिया है कि ये 1948 का है, एंड 5 ईयर प्लान 1950, है ना। सो लाइक दैट, तो ये तब शुरू होते हैं। ठीक है, तो ये हमें याद रखना है। तो यहाँ पर क्या है कि इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशंस और आपके जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल जो हम DPSP कहते हैं, DPSP, ठीक है, DPSP, दैट इज द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टेट पॉलिसी। ये क्या होते हैं, ये आपने पॉलिटी में पढ़ा होगा। डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि व्हाट आर डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। ठीक है, और कौन सा डायरेक्टिव प्रिंसिपल है जो इस आउटलुक को दिखा रहा है, कौन से आउटलुक को, कि बेसिकली हम लोगों को क्या फॉलो करना है, हम कौन सा सिस्टम, क्या सारी चीजें हैं, हाउ वी गोना हेल्प पुअर पीपल और समथिंग लाइक दैट। ठीक है, डू लेट मी नो कि व्हाट आर डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। उसके बाद 1950 में हम लोगों ने अपनी प्लानिंग कमीशन सेटअप करी है, वी हैव सेटअप आवर प्लानिंग कमीशन। अब देखो जिन लोगों ने, मतलब दे हैव स्टार्टेड राइट नाउ,
राइट। तो वो लोग, ये देखो एक चीज है कि जो हमारा प्लानिंग कमीशन है, अभी जो हमारा नीति आयोग है ना, उसको हम पहले प्लानिंग कमीशन कहते थे। तो 1950 में हमारा प्लानिंग कमीशन सेटअप हुआ एंड प्राइम मिनिस्टर जो थे वो उसके चेयरमैन थे। द एरा ऑफ 5 ईयर प्लान्स हैड बिगन। ठीक है, तो मैंने यही बोला कि 1950 में हमारा प्लानिंग कमीशन सेटअप हुआ। और अब जैसे नीति आयोग है, उनके चेयरमैन कौन है? अगेन हमारे पीएम है। सिमिलरली यहाँ पर भी प्लानिंग कमीशन के जो चेयरमैन थे वो हमारे प्राइम मिनिस्टर थे। तो ऑब्वियस सी बात है कि अब ये 1950 का है। तो मुझे बताओ कि सबसे पहले जो थे उसके चेयरपर्सन कौन थे प्लानिंग कमीशन के? डू लेट मी नो इन द चैट बॉक्स, इन द कमेंट बॉक्स। ओके, द नेक्स्ट थिंग इज गोल्स। अब देखो, जो हमारे 5 ईयर प्लान्स हैं, राइट, हमारे जो 5 ईयर प्लान्स हैं उनके क्या गोल्स हो सकते हैं? व्हाट विल बी द गोल्स ऑफ आर 5 ईयर प्लान्स? तो सबसे पहला जो है वो है ग्रोथ। कि ऑब्वियसली बात है, मैं 5 ईयर प्लान क्यों इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ या कर रही हूँ? इस मुझे चाहिए ग्रोथ। ठीक है। अब जो ग्रोथ है वो डिफरेंट डिफरेंट तरीके से आ सकती है और जो हमारी ग्रोथ है ना, वो क्या बता रही है हमें कि it is an increase in the country's capacity to produce the output of goods and services within the country। तो एक कंट्री है, ठीक है, अगर हमारे पास एक कंट्री है, अगर वो गुड्स ज्यादा प्रोड्यूस कर पाती है, अगर वो सर्विसेज जो है वो ज्यादा प्रोड्यूस कर पाती है, तो हम ये मानते हैं कि उसमें ग्रोथ हो रहा है। ठीक है। तो दिस इज वन थिंग दैट वी अंडरस्टैंड, और ये एक बहुत अच्छा इंडिकेटर है ये बताने का कि आपका ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो है वो इंक्रीज कर रहा है। इफ यू आर प्रोड्यूसिंग मोर, वो बिक भी रहा है, देन यू से कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ठीक है, सो यहाँ पे लिखा है इट्स अ गुड इंडिकेटर ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। राइट, आगे चलते हैं। देखो, अब इकोनॉमीज जब हम बात कर रहे हैं यहाँ पर कि इकोनॉमिक्स जो है, अगर देर इज अ स्टेडी इंक्रीज, अगर जो आपका जीडीपी है उसमें एक स्टेडी इंक्रीज है। ठीक है। एंड वैसे भी इट इज क्वाइट ऑफन सेड कि कोई भी एक चीज है अगर उसमें मतलब धीरे धीरे ग्रोथ होती है देन इट इज गुड। बट अगर किसी भी चीज में बहुत ज्यादा ड्रास्टिक, इफ देर इज अ ड्रास्टिक ग्रोथ और ड्रास्टिक फॉल फॉल देन इट इज नॉट गुड। तो यहाँ पे यही बोला गया है इकोनॉमिक्स में, अगर स्टेडी ग्रोथ है तो इट इज कंसीडर्ड गुड। राइट। तो ये चीज यहाँ पर बताई गई है। अब देखो, यहाँ पर जो हमारी दूसरी चीज है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, जो दूसरा गोल है हमारा, पहला गोल क्या था हमने देखा? ग्रोथ था। हम चाह रहे हैं कि हमारी ग्रोथ हो, मतलब हम ज्यादा प्रोड्यूस करें सर्विसेज एंड गुड्स जिसकी वजह से हमारी जीडीपी भी ग्रो हो इवेंचुअली। राइट। अब आता है सेकंड, मॉडर्नाइजेशन। हमने देखा कि कंट्री जो है वो बिकॉज ऑफ द ब्रिटिश रूल कुछ काफी मतलब काफी ईयर्स जो है वो पीछे जा चुकी है ऑलरेडी। अब हमें क्या करना है? मॉडर्नाइजेशन लाकर अपनी इकोनॉमी को आगे बढ़ाना है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? अब मॉडर्नाइजेशन क्या होता है कि हम अगर चाहते हैं, हम चाहते हैं ना ग्रोथ चाहते हैं हम, तो अगर हम ग्रोथ चाहते हैं तो इसमें क्या है? देखो, ये बहुत एक सिंपल फंडा है। अगर हम इसको लेमन टर्म से समझे कि अगर किसी एक इंसान को अपनी लाइफ में ग्रो करना है ना, तो उसको मॉडर्नाइज करनी पड़ेगी अपनी थिंकिंग, अपनी अंडरस्टैंडिंग। अनटिल एंड अनलेस यू आर रिजिड टू दैट ओल्ड पैटर्न ऑफ बिलीव्स, कि मतलब जो भी आप पहले सोच रहे हो उसी पे अगर आप स्टक हो, देन यू कैन नॉट ग्रो। सो अगेन इंडिया का भी यही था कि अगर आपको गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करनी है तो आपको क्या करना पड़ेगा? मॉडर्नाइज करना पड़ेगा। किस चीज को? टेक्नोलॉजी को आपको मॉडर्नाइज करना पड़ेगा। कि फार्मर्स जो है वो अपने फार्म पर आउटपुट कैसे इंक्रीज कर सकते हैं। ठीक है। मतलब जो ओल्ड सीड्स हैं उनकी जगह अगर हम न्यू सीड से रिप्लेस कर दें, वो उस पे भी हम आएंगे वैसे बेसिकली। बट यहाँ पर मॉडर्नाइजेशन है कि आप टेक्नोलॉजी में मॉडर्नाइजेशन लेके आ रहे हो। राइट। यहाँ पर माइंडसेट की भी बात करिए कि मॉडर्न सोसाइटी मेक्स यूज ऑफ द टैलेंट ऑफ वुमेन इन द वर्कप्लेस। अब ये नहीं है, देखो, अगर आप मॉडर्नाइजेशन कर रहे हो तो जैसे पहले तो मना करा जाता था वुमेन्स को कि यू डू नॉट हैव टू गो आउट एंड वर्क, बट नाउ जैसे जैसे हमारी इकोनॉमी मॉडर्नाइज हो रही है, विमेन आर टेकिंग अ गुड पार्ट इन द वर्कफोर्स। एंड एक इससे से आपको रिलेटेड अगर याद आया होगा, फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट। ठीक है। तो ये आपका फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट है जो इंक्रीज हुआ है। राइट। तो इसके बारे में मुझे बताना कि क्या है फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट। सो यही सारी चीजें हैं कि अगर हम मॉडर्नाइज कर रहे हैं अपनी इकोनॉमी को तो हम जो है बेसिकली ग्रो कर पाएंगे। तीसरी चीज है आपका सेल्फ रिलायंस। तो ये तो ऑब्वियसली बात है, अभी आपने बहुत सारी मोदी जी की स्पीचेस सुनी होंगी जिसमें वो बात किस चीज की करते हैं? आत्मनिर्भरता की बात करते हैं। सो जो हमारा आत्मनिर्भर भारत है, आत्मनिर्भर है सेल्फ रिलायंट, कि हमें सेल्फ रिलायंट होने की जरूरत है।
हमें ये नहीं है कि हम किसी और पे डिपेंड कर रहे हैं फॉर द थिंग्स वी वांट फॉर आवर इकोनॉमी। सो सेल्फ रिलायंस इज बेसिकली आत्मनिर्भर। ठीक है, आत्मनिर्भर इज सेल्फ रिलायंट, राइट। तो यहाँ पर यही चीज बोली गई है कि हम ग्रो भी कर लेंगे, हम मॉडर्नाइज भी हो जाएंगे, बट हमें अपने ऊपर डिपेंड करके ये सारी चीजें करनी है। ये नहीं है कि हम लोग बेसिक हमारे, हम मॉडर्नाइज भी हो गए, हम ग्रो भी कर रहे हैं, बट हमारे पास बेसिक जो चावल है वो हम किसी कंट्री से इंपोर्ट कर रहे हैं और हम विदाउट उसके रह नहीं पा रहे हैं। ठीक है, सो दिस इज लाइक वन ऑफ द थिंग्स। अब यहाँ पर है द फर्स्ट 7 5 year प्लान गेव इम्पोर्टेंस टू सेल्फ रिलायंस विच मीन्स अवॉइडिंग इम्पोर्ट्स ऑफ दोज गुड्स विच कुड बी प्रोड्यूस्ड इन इंडिया इटसेल्फ। तो हमने जो 7 प्लान्स थे, ठीक है, ये याद रखना, दिस इज इम्पोर्टेंट, क्योंकि नेक्स्ट चैप्टर के एंड में आई एम गोइंग टू आस्क यू वन क्वेश्चन। तो जो हमारे 7 5 year प्लान्स थे, जो हमारे 7 5 year प्लान्स थे, वो क्या थे? जो हमारे 7 5 year प्लान्स थे उसमें हमने बोला कि हम इंपोर्ट नहीं करेंगे, अगर हम इंडिया में कुछ प्रोड्यूस कर सकते हैं तो प्रोड्यूस करेंगे, बट इंपोर्ट नहीं करेंगे। ठीक है, सो दिस वाज वन मोर थिंग दैट वी हैव, सेल्फ रिलायंस। तो अगर अभी हम याद करें, सो व्हाट आर द थिंग्स दैट वी हैव हियर? तो सबसे पहली जो चीज है हमारे पास, दैट इज कि हम चाहते हैं ग्रोथ हो। 5 year प्लान्स का क्या मकसद है? ग्रोथ चाहिए। सेकंड, हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए कि हम सेल्फ रिलायंट हो जाए। ठीक है, एंड तीसरी चीज है कि हम मॉडर्नाइज करना चाहते हैं इकोनॉमी। अब बात आती है इक्विटी की। इक्विटी वो वाली इक्विटी नहीं है ये जब शार्क टैंक में देखते हो कि इतने परसेंट इक्विटी, इतने परसेंट इक्विटी, नो वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट दैट। ठीक है, हम यहाँ पे बात करें इक्विटी की कि सबके लिए इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। बट अगर, अब अगेन, अगर हम कैपिटलिज्म की तरफ चले जाते हैं तो वहां पे इक्विटी नहीं हो पाती, क्योंकि द रिच विल गेट मोर, whereas द पुअर पीपल जितना वो अफोर्ड कर सकते हैं उनको सिर्फ उतना ही मिलेगा। सो यहाँ पर इक्विटी की जब हम बात कर रहे हैं, ठीक है, तो क्या है कि हर एक इंडियन की जो बेसिक नीड्स हैं वो मीट होनी चाहिए। बी इट फूड, बी इट हाउसिंग, बी इट एजुकेशन, बी इट हेल्थ केयर। ठीक है, तो जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ है वो, मतलब जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ है उसमें बहुत सारी इनइक्वालिटीज हैं, वो रिड्यूस होनी चाहिए। अब ये जो वेल्थ से रिलेटेड एक हमारा डीपीएसपी है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, कि देयर शुड बी इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ। ठीक है, तो वो मुझे बताओ कौन सा डीपीएसपी है, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। ठीक है, अब उसके बाद लेट अस नाउ सी द फर्स्ट 7 5 year प्लान्स। राइट, तो देखो फर्स्ट 7 5 year प्लान जो है वो आपके 1950 से लेके 1990 तक चल रहे हैं। ठीक है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे कि क्या सारी पॉलिसीज है, बट सबसे पहले अगर हम देखें तो हमारा जो पहला 5 year प्लान है ना, वो, मतलब यहाँ पर इस चैप्टर में इतने डिटेल्ड वाइज में ये नहीं है। आई जस्ट गेट अनदर वीडियो जहाँ पे एक्सप्लेन यू कि हर एक उसका क्या एजेंडा था। इट इज जस्ट दे हैव गिवन यू वेरी बेसिक थिंग दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड इट। अब देखो, सबसे जो पहला हमारा 5 year प्लान है वो एग्रीकल्चर पे फोकस था, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कि जब हमें इंडिपेंडेंस मिली है तो हमारी जो सोसाइटी है वो एग्रेरियन है। ठीक है, इट्स एग्रेरियन। तो अब हमें क्या चाहिए था? हमें चाहिए था लैंड रिफॉर्म्स। लैंड रिफॉर्म्स किस तरीके के लैंड रिफॉर्म्स चाहिए थे? कि जब हमने देखा, जब हमारा जो जो हमारी कंट्री है जब उसको इंडिपेंडेंस मिली, तो वहां पर एक सिस्टम था जमींदारी का। ठीक है, जहां पर जमींदार जो है बेसिकली, वो आप जो लैंड था उस पर जो भी वर्क कर रहा था उससे रेंट लेते थे। ठीक है, जो किराएदार था जो उसको बेसिकली कल्टीवेट कर रहा था उससे रेंट लेते थे। ठीक है, बट अब गवर्नमेंट ने क्या किया? ये जो जमींदार हैं, जागीरदार हैं, इन लोगों से वो लैंड जो है लेकर दे हैड गिवन इट टू दी शेयर क्रॉपर। ठीक है, उसको दे दिया गया कि तुम रखो इसे एंड यू ग्रो, ताकि एक इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन हो जाए। राइट, एंड सिमिलरली क्या हुआ? लैंड सीलिंग, जो दूसरी चीज थी लैंड रिफॉर्म्स की, उसमें लैंड सीलिंग कर दी गई कि इतना आपका लिमिट है, इस लिमिट के ऊपर आप लैंड होल्ड नहीं कर सकते। बट क्या हुआ? बहुत सारे लोगों ने ना बहुत सारे केसेस काइंड ऑफ फाइल करे जिसमें उनको टाइम मिल गया। अब जैसे ही उन्हें टाइम मिला उन्होंने क्या करे, वो जो लैंड्स है डिफरेंट डिफरेंट उनके पास, उन्होंने मतलब जितनी भी सीलिंग है उसके ऊपर जितने लैंड्स है वो सब अपने रिश्तेदारों के नाम पे रजिस्टर कर दिए। एंड दिस इज वन ऑफ द लूप होल्स, क्योंकि यू नो वी इंडियंस आर वेरी गुड इन फाइंडिंग आउट लूप होल्स, है ना। सो दिस वाज वन ऑफ द थिंग्स दैट वी हैड।
लैंड सीलिंग के बेसिस पे। The next thing is the green revolution. तो green revolution has and forever have been eternally important. ठीक है, तो ये आपके दोनों प्रीलिम्स एंड मेंस दोनों में आ सकता है। अब ग्रीन रेवोल्यूशन क्यों इम्पोर्टेंट बैठता है, क्योंकि स्वामीनाथन जी जो है ना, ही हैज जस्ट पास्ड अवे इन द recent years. So basically this is one thing, ग्रीन रेवोल्यूशन। तो ग्रीन रेवोल्यूशन क्यों हुआ, क्योंकि बेसिकली अगर हम देखें तो 75% ऑफ द कंट्री जो है वो एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट थी। अब जब आप किसी एक चीज पे बहुत ज्यादा डिपेंडेंट हो देन दैट थिंग नीड्स टू बी वेरी गुड। ठीक है, तो हमने क्या किया यहाँ पे ग्रीन रेवोल्यूशन पे, हमने हाई यील्डिंग वेराइटी ऑफ सीड्स जो है वो लिए। ठीक है, वहां पर आपके फर्टिलाइजर्स थे, आपके बेसिकली मतलब जो फर्टिलाइजर्स वगैरह है, इरिगेशन फैसिलिटीज हैं, ये सारी प्रोवाइड करी गई। सब्सिडीज भी प्रोवाइड करी गई। ठीक है, सब्सिडीज किस चीज के लिए, कि आप ये सीड्स खरीद सको, आप ये फर्टिलाइजर्स खरीद सको। बट जो सब्सिडीज थी, ये एक और चीज है कि जो सब्सिडीज थी ये क्या कर रही थी, ये जो सब्सिडीज हैं ये बेसिकली फर्टिलाइजर जो मार्केट है या जो फर्टिलाइजर के जो प्रोड्यूसर है उनको ज्यादा बेनिफिट दे रही थी दैन द पुअर फार्मर्स। ठीक है, तो ग्रीन रेवोल्यूशन की बहुत सारी चीजें आ सकती हैं कि एक तो इट वाज गुड। ठीक है, कि जैसे हमारी जो बेसिकली स्टेट्स हैं लाइक हरियाणा एंड पंजाब जो थोड़ा एफ्लुएंट है, जहां पर लोग जो है वो HYV सीड्स खरीद सकते हैं, राइट, तो वहां पर इट वेंट वेरी वेल, व्हीट एंड राइस। वेयर एज दिस क्रिएटेड अ वेरी वास्ट ड्रिफ्ट, एक बहुत बड़ा ड्रिफ्ट क्रिएट कर दिया अमंग द रिच फार्मर्स एंड द पुअर फार्मर्स। क्योंकि ऑब्वियसली बात है, रिच फार्मर्स जो है दे कैन ग्रो दिस थिंग। ठीक है, पैसे लगाओ और यू हैव द सीड्स, यू हैव इरिगेशन फैसिलिटीज, यू हैव फर्टिलाइजर्स, यू कैन डू इट। बट पुअर फार्मर्स का क्या, तो उसी की वजह से सब्सिडीज इंट्रोड्यूस करी गई थी। ठीक है, ताकि वो लोग भी इन सबको खरीद सके, राइट, सो दिस वाज द यूज। अब यहाँ पर है कि देखो पंजाब, आंध्र, तमिलनाडु, इन लोगों ने ये सारी सीड्स यूज करी है, राइट, सो दिस वाज वन थिंग। और ये क्यों करी गई, मतलब हमने ग्रीन रेवोल्यूशन क्यों इंट्रोड्यूस किया, ताकि हमारी कंट्री में जो है सेल्फ सफिशिएंसी हो फूड में। क्योंकि ऑब्वियसली बात है कि अगर से फॉर एग्जाम्पल आपकी कंट्री में सेल्फ सफिशिएंसी किसी और चीज की नहीं है, मतलब कोई से क्लोथ्स की नहीं, या से रेफ्रिजरेटर्स की नहीं, दैट कैन स्टिल बी मैनेजेबल, दैट इज स्टिल मैनेजेबल। बट अगर फूड की नहीं है देन इट इज नॉट मैनेजेबल। ऑब्वियसली बात है कि आप अपने दिन पर दिन के जो खाना है, क्योंकि खाना तो हर कोई खाता है, उसके लिए यू कैन नॉट डिपेंड ऑन समवन। सो अगेन इसमें वो जो गोल है ना सेल्फ सफिशिएंसी का, आत्मनिर्भर, वो आ जाता है, राइट। नेक्स्ट, अब देखो इंडियन पॉलिसी रेजोल्यूशन है। अब आप डू यू रिमेम्बर हमने सबसे पहला कब देखा था, वी हैड सीन इट इन 1948 इफ यू रिमेम्बर। अब ये 1956 में क्या कह रहा है कि स्टेट कंट्रोलिंग एंड कमांडिंग हाइट्स ऑफ द इकोनॉमी, the Industrial Policy Resolution of 1956 was adopted. This resolution formed the basis of second 5 year plan. ठीक है, तो हमारा पहला वाला तो 48 में था, बट जो हमारा सेकंड वाला है ना वो किस चीज का बेस फॉर्म करता है, सेकंड 5 year प्लान का, which tried to build the basis of socialist pattern of society. This resolution classified industries into three categories. ठीक है, फर्स्ट कैटेगरी comprise industry which would exclusively owned by the state. Second category consisted of industries that were private sector and could supplement the efforts of the state sector, with the state taking the sole responsibility for starting new units. And the third category consisted of remaining industries. ठीक है, सो यहाँ पर यही है कि देखो जो ये इंडस्ट्रियल पॉलिसी है ना, इसने तीन तरीके में डिवाइड करा। कौन कौन से तीन तरीके में इसने डिवाइड किया, देखो सबसे पहले तो इसने डिवाइड किया कि जो सिर्फ स्टेट ओन्ड है। सेकंड उसने कहा कि प्राइवेट सेक्टर जो है वो पार्टिसिपेट कर सकता है उस चीज में। ठीक है, तो इसने यही कहा कि सेकंड में जो आपका प्राइवेट सेक्टर है वो सप्लीमेंट कर सकता है, वो उसको हेल्प कर सकता है। ठीक है, एंड जबकि जो स्टेट सेक्टर है उसकी पूरी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और थर्ड जो है वो बाकी सारी इंडस्ट्रीज है जो प्राइवेट हो सकती है रिमेनिंग। तो पहले तो आपकी स्टेट हो गई, यहाँ पे प्राइवेट जो है वो सप्लीमेंट कर सकता है, एंड रिमेनिंग जो तीसरी काइंड ऑफ, राइट। नेक्स्ट व्हाट से स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। अब देखो हम ही क्या है, हम देख रहे हैं सेकेंड 5 year प्लान, सो FY2, जिसमें हमारा एक तो ये IPR आया, इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन 1956। क्योंकि ऑब्वियसली बात है कि अगर हम स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है, कब स्टार्ट किया, 1951 में स्टार्ट किया, या हमने 1950 में स्टार्ट किया, 1955 तक हुआ। अब 1956 में हमें चाहिए नया प्लान, राइट। तो नए प्लान में अब हमने क्या देखा
वी हैड सीन दिस थिंग कि इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन था। नेक्स्ट थिंग थी कि हम चाहते थे कि हमारी जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज है वो डेवलप हो। जैसे जो हम अभी खादी विज्ञान ये सारी चीजें करते हैं, तो वी वांट कि द विलेज एंड द स्मॉल स्केल इंडस्ट्री कमेटी 1955 में सेटअप हुई, जिसको हम कारवे कमेटी कहते हैं। ठीक है, सो यू हैव टू जस्ट रिमेम्बर दिस कि 1955 में एक विलेज एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्री सेटअप हुई, जिसको हम कारवे कमेटी कहते हैं। और इसने कहा कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज होनी चाहिए, कि इसका जो मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट है एसेट्स का, वो कितना होना चाहिए, वो उसने डिफाइन किया। दो वो लिमिट विद पीरियड ऑफ टाइम चेंज हो चुकी है। तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री क्या है, सो दिस इज इंपॉर्टेंट। अब इसके लिंक में नेक्स्ट चैप्टर में मैं बताऊंगी कि क्या सारी चीजें हैं, बट यू कैन जस्ट अंडरस्टैंड दिस थिंग, इट विल बी हेल्पफुल। कि जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज है ना आपकी, इनके लिए बताया गया कि कुछ सेक्टर्स हैं जो सिर्फ यही प्रोड्यूस कर सकते हैं। सेक्टर्स में कुछ गुड्स हैं दैट ओनली दे कैन प्रोड्यूस, राइट, ताकि इन लोगों को भी एक काइंड ऑफ प्रोटेक्शन मिल जाए। तो नेक्स्ट थिंग दैट वी हैव हियर कि अब हम चाहते हैं, अब हम क्या चाहते हैं, मतलब 7 FYP है, 7 5 ईयर प्लान है। यहाँ तक ये कह रहे हैं कि हम चाह रहे हैं कि बेसिकली हमारे जो 7 ईयर प्लान्स हैं, मतलब जो हमारे 5 ईयर प्लान है जो 7 आ चुके हैं अब तक, उसमें हम क्या कर रहे हैं, अपनी इकोनॉमी को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, है ना, वी आर प्रोटेक्टिंग आर इकोनॉमी। तो हम वहां पर क्या अडॉप्ट कर रहे थे, हमारी एक ट्रेड पॉलिसी थी। ये देखो, आप यहाँ देख सकते होंगे, यू कैन सी राइट हियर, कि हमारी यहाँ पे ट्रेड पॉलिसी थी। ट्रेड पॉलिसी क्या थी, इनवर्ड लुकिंग, मतलब हम अंदर ही देख रहे थे, इंडिया की तरफ हम बाहर नहीं देख रहे थे। जिसमें हम लोग इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन कर रहे थे, मतलब हम इंपोर्ट नहीं कर रहे थे, उसकी जगह कुछ और बना रहे थे। तो मतलब हम डोमेस्टिक प्रोडक्शन से उसको सब्स्टिट्यूट कर रहे थे। फॉर एग्जाम्पल, इंस्टेड ऑफ इंपोर्टिंग व्हीकल मेड इन फॉरेन कंट्री, इंडस्ट्रीज वुड बी इनकरेज टू प्रोड्यूस देम इन इंडिया इटसेल्फ, राइट। तो ये एक मेजर चीज थी कि जो हम कर रहे थे, कि हम बहुत इनवर्ड लुकिंग थे। हमारी जो पॉलिसी थी, हमारी जो ट्रेड पॉलिसी थी, वो क्या थी, वो थी इनवर्ड लुकिंग। क्या थी ये, इनवर्ड लुकिंग पॉलिसी थी। ठीक है, इट वॉज एन इनवर्ड लुकिंग पॉलिसी। एंड आफ्टर दैट व्हाट हैपेंड कि इट वाज डोमेस्टिक, कि मतलब यहाँ पे क्या था, इट हैड डोमेस्टिक प्रोडक्शन, ऑब्वियसली बात है। एंड अब प्रोटेक्शन फ्रॉम इम्पोर्ट्स, अगर आपको प्रोटेक्शन चाहिए था इम्पोर्ट से, तो दो तरीके से। क्या, किस तरीके से, इम्पोर्ट से अगर आपको प्रोटेक्शन चाहिए, तो या तो आप उस पर टैरिफ लगा दोगे, या तो आप उस पे जो है कोटाज लगा दोगे। ठीक है, ये कोटाज जो है कोटा फैक्ट्री से रिलेटेड नहीं है। कोटाज जो है ये आपकी क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शन है, कि आप कितना इंपोर्ट कर सकते हो। अगर से फॉर एग्जांपल इकोनॉमी में हमें चाहिए 10 यूनिट्स, तो मैं सिर्फ 10 यूनिट्स ही इंपोर्ट कर सकती हूँ, आई कैन नॉट इंपोर्ट मोर। मेरा टैरिफ क्या है, ये टैक्सेस है ऑन इम्पोर्ट। ठीक है, से फॉर एग्जाम्पल बाहर से एक कोई गुड है, बाहर से एक कोई गुड है, जो से फॉर एग्जाम्पल हम लोगों का से फॉर एग्जाम्पल जो गुड है, वो 100 रुपए का आया। ठीक है, बट उस पे हमारे टैक्सेस लग गए। तो व्हेन वी हैव दोस टैक्सेस फॉर दिस थिंग, वो क्या हुआ कि जो हमारे जो टैक्सेस लग गए इस चीज पे, अब से फॉर एग्जाम्पल उन लोगों ने इस पे 200 रुपए टैक्स लगा दिया, तो 300 रुपए का पड़ा। देन व्हाई वुड समबडी प्रोड्यूस दैट फॉर 300 रुपीज, राइट। सो दिस इज वन थिंग। तो यहाँ पर हमारे पास क्या था, वी हैड द पर, अब ठीक है, तो ये हमारा बेसिक था कि इम्पोर्ट्स में हमारे पास टैरिफ एंड कोटास वाज वन थिंग, राइट। अब द नेक्स्ट थिंग दैट वी हैड वाज द परमिट लाइसेंस राज। ठीक है, अब हमारे पास यहाँ पे लाइसेंसेस थे, तो मतलब ये आप देखोगे भी नेक्स्ट चैप्टर में भी, दैट आई विल कवर विथ यू, कि लाइसेंसेस जो थे, दे वर अ वेरी बिग चंक ऑफ थिंग्स दैट अफेक्टेड अस। ठीक है, कि हर एक चीज, अगर आपको कुछ सेटअप करना है, ठीक है, मतलब आपको कोई इंडस्ट्री से फॉर एग्जांपल है, तो आपको उसके लिए लाइसेंस लेना पड़ेगा। अगर आपको उसकी ब्रांचेस जो है, अगर आपको वो एक्सपैंड करनी है एक जगह से दूसरी जगह, से आप दिल्ली में हो, आपको उसको गुड़गांव में करना है, गुरुग्राम में करना है, या इफ यू आर से फॉर एग्जांपल इन दिल्ली और आपको उसको लुधियाना में करना है, देन ऑफ कोर्स यू नीड लाइसेंसेस फॉर दीज ब्रांचेस। ठीक है, तो ये लाइसेंस राज जो था, दिस वाज वन ऑफ द थिंग्स दैट वाज देयर। ठीक है, जो लोगों के लिए थोड़ा वरीसम बन गया था, क्योंकि पीपल वर यूजिंग दैट एज अ फॉर्म ऑफ थिंग, जो बेसिकली कैसे, कि कुछ कुछ जो हमारे ये थे प्रोड्यूसर्स थे, वो क्या करते थे, वो लाइसेंसेस ले लेते थे। ठीक है, ताकि दूसरे लोगों को लाइसेंस ना मिले।
राइट। सो दिस वाज, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि दिस वाज मिसयूज्ड बाय इंडस्ट्रियलिस्ट हाउसेस, अ बिग इंडस्ट्रियलिस्ट would get a license not for starting a new firm but to prevent the competitors from starting new firms. The excessive regulation what came to be known as the permit license raj. ठीक है, सो ये बेसिक चीज है। अब ये जो थी इकोनॉमी की बेसिक सिचुएशन थी कि क्या सारी चीजें थी, इम्पोर्ट्स पे था, लाइसेंस राज था, ठीक है, ये सारी चीजें हैं जिसके इन रिलेशन हम नेक्स्ट चैप्टर को लिंक करेंगे। वी विल जस्ट लिंक द नेक्स्ट चैप्टर इन रिलेशन टू दिस, कि अभी तो हमने ये 1950 से 1990 तक पढ़ा कि हमने एग्रीकल्चर में क्या क्या करा है। एग्रीकल्चर में हमने ग्रीन रेवोल्यूशन जो है हम वो लेके आए, जिसमें हम HYV सीड्स जो है वो यूज कर रहे हैं, ठीक है, हम लोग फर्टिलाइजर्स यूज कर रहे हैं, हम लोग सब्सिडीज दे रहे हैं। एंड सिमिलरली द नेक्स्ट थिंग हमने क्या किया कि अभी जो है जब हम ट्रेड की बात कर रहे हैं तो ट्रेड में हम क्या कर रहे हैं, हम लोग अभी रिस्ट्रिक्शंस लगा रहे हैं जिसको हम टैरिफ्स या हमारे कोटास, ये है आपका एक लाइसेंस राज है, ठीक है। दिस वाज वन ऑफ द थिंग दैट वी हैड। सिमिलरली द थर्ड थिंग दैट वी हैड वाज कि यहाँ पर हमारी कुछ कुछ इंडस्ट्रीज थी, है ना, इंडस्ट्रीज थी, जहां पर इंडस्ट्रीज में क्या था, इंडस्ट्रीज में यू हैड कि हम स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज जो है उन लोगों को हम मतलब वो जो है वो सेटअप हुई है, ठीक है, तो उनके लिए भी हम देखेंगे कि क्या सारे प्रोविजंस आए हैं। एंड अगेन देयर वाज वन थिंग दैट वी हैड कि यहाँ पर जो है हम इन लोगों को हेल्प करने की ट्राई कर रहे हैं, ठीक है। तो हमने देखा कि हमने मिक्स्ड इकोनॉमी को जो है वो प्रेफर किया, राइट। सो यही था, दिस वाज इट इन दिस चैप्टर। ये जो है बेसिकली हमारा ये चैप्टर चैप्टर नंबर 2 था, तो इसमें यही सारी चीजें हैं। If you have any kind of questions, you can just put them up in the comment section. I will just see and reply to that. Apart from that, if you want any topic or anything to be covered, you can just convey that to me in the comment section. So that was up from my side. I guess you have no doubts. Thank you so much. Goodbye. And do like, comment, and share, and obviously subscribe. Thank you so much.